लाला सुबह जब शॉवर लेते हैं तो मैं चुपके से इनके कमरे में घुसकर खूब परफ्यूम लगाती हूँ। सारा दिन लड़कियां मेरी तारीफ करती हैं। निशी मजे से छोटे भाई को अपने कारनामे सुना रही थी जब बाहर सिगरेट के कश लेते समीर के माथे पर बल पड़े। अच्छा, तो इस टिटी ने मेरे ब्रांडेड परफ्यूम का सत्यानाश किया है। अगली सुबह निशी आंखें बंद किए ठकाठक परफ्यूम छिड़क रही थी कि झट से बाथरूम का दरवाजा खुला और समीर बाथ टॉवल में बाहर आया। खौफ से निशी के कदम जम गए। शर्म नहीं आती तुम्हें? आंखें फाड़े मुझे देख रही हो? समीर की धार पर वो घबरा कर जाने लगी थी कि पांव फिसलने से वो समीर पर जा गिरी। समीर का टॉवल खुल गया और इसी लम्हे दादाजान कमरे में। वो इस वक्त कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर झांक रही थी। हाथ में अबाया थाम रखा था। अंदर दाखिल होकर इसने कमरे का जायजा लिया। अंदर कोई नहीं था। मुस्कुराकर आंखें घुमाकर वो बेफिक्र होकर अंदर दाखिल हो गई। हमेशा की तरह इसने सारे परफ्यूम उठाकर देखे और फिर मुंह बसोड़ कर रख दिए। फिर पूरे हक से अलमारी के पास जाकर खड़ी हो गई। इसे खोलकर इसे खंगालने लगी और फिर एक मॉडर्न तर्ज की शीशी उठा ली। इसे नाक के करीब करके इसने महसूस किया। मदहोश कर देने वाली खुशबू हैरत अंगेज थी। इसने आओ देखा न ताओ इस परफ्यूम को अपने अबाए पर छिड़कना शुरू कर दिया, जिसकी दिल फरेब खुशबू पूरे कमरे में फैलकर पूरे कमरे को खुमार आलूद कर रही थी। इतनी प्यारी खुशबू है, आज तो फ्रेंड्स हैरान ही हो जाएंगे। पिछले कई दिनों से कॉलेज में इसके परफ्यूम के चर्चे बिखरे हुए थे और हर दोस्त इससे पूछने वाली थी कि कौन से परफ्यूम इस्तेमाल करती हो, और वो इठलाते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ती। दादो मेरे लिए बैरूने मुल्क से परफ्यूम मंगवाती है। कंधे उचकाकर वो बेफिक्री से कह देती और फिर अपनी बात को खुद ही इंजॉय करती। वो अंधाधुंध अबाए पर परफ्यूम छिड़कती जा रही थी और छिड़कने के बाद जैसे वो पीछे हटी, वॉशरूम के दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़े हुए समीर आफंदी को देखकर वो वहीं साकित रह गई। अपनी मौत अपने सामने देखकर इसके दिल की धड़कन वहीं साकित हुई और अटकी सांसों के साथ इसने 2 कदम पीछे हटाए थे। वो बाथ टॉवल में माथे पर बिखरे हुए गीले बालों के साथ दिलकश तो लग रहा था, लेकिन इसकी दिलकशी से ज्यादा वो फोकस कर रही थी इसकी आंखों से निकलती हुई चिंगारियों को। आज तो हकीकत में इसकी जान पर बनाई थी लाला। वो मैं खुश्क लबों को जुबान से तर करते हुए वो हकलाते हुए अपनी सफाई देने लग गई थी जब समीर इसके करीब आकर धारा, क्या वो, क्या मैं, और यहाँ क्या करेगे तुम? वो इतनी शिद्दत से धारा था कि वो लर्जी और इसके हाथ में मौजूद वो खूबसूरत परफ्यूम किरची होकर बिखर गया और वो दुख से देखता रह गया। इसे कहा जाता है आसमान से गिरा और बुरी तरह खजूर में अटक गया। इतनी शिद्दत के साथ के कांटे अंदर तक व्यवस्थ हो जाए, और वो भी इसी तरह ही फंस चुकी थी। आज तक तो वो समीर के परफ्यूम पर अयाशियां करती आई थी, लेकिन आज बुरी तरह फंस चुकी थी। और ये फंसने के लिए वबाले जान था। वो जानती थी कि ब्रांडेड परफ्यूम कितने महंगे होते हैं, और ये परफ्यूम तो इसे फारिया की तरफ से मिला था जो इसने आज तक संभाल कर रखा हुआ था, खुद अपने वजूद पर भी इस्तेमाल नहीं किया। और इस लड़की ने एक पल में किरची किरची कर दिया। सख्त नजरों से इसे देखते हुए इसने आगे बढ़कर इसे गर्दन से दबोच लिया था। गर्दन से दबोचकर इसे अलमारी के साथ लगा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मेरे परफ्यूम्स उठाने के लिए? तुम्हारी औकात से ज्यादा महंगे हैं, और तुम जानती हो तुमने मेरी कितनी इंपॉर्टेंट चीज पर हाथ डाला है। इसे तोड़कर तबाह बर्बाद कर दिया। वो इसे घसीटकर अलमारी के साथ लगाकर गुस्से से धाड़ रहा था, जबकि इसके पांव में बुरी तरह कांच पेवस्त हो गया। वो दर्द से सिसक कर रह गई। पूरा वजूद लर्ज रहा था और वो आंखों से आंसू टूट कर गिर रहे थे। मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे। इसने आंखें बंद करते हुए अपने हाथ जोड़ दिए और समीर बस इसके चेहरे को देखता रह गया। वो काबिल रहम नहीं लग रही थी, लेकिन अब इसके पास और कोई हल नहीं था। इससे गुस्सा तो इस कदर आ रहा था कि सामने खड़ी लड़की को ज़ेरे जमीन दफन कर दे, लेकिन वो जानता था कि वो भी कुछ देर तक इसे यूं ही अपने सामने लिए खड़ा रहेगा तो वो यही डर से मर जाएगी। इसलिए इसे आखिरी वार्निंग दी। वो हल्का सा इसके करीब झुका। आज के बाद अगर मुझसे मुंसलिक किसी भी चीज के करीब भटकने की कोशिश की तो अपने पैरों पर सलामत वापस नहीं जाओगी, और तुम अपनी पॉकेट मनी से
रोज पैसे इकट्ठे करके दिनों के अंदर अंदर इस परफ्यूम की कीमत अदा करोगी, वरना तुम जानती हो मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा, समझी तुम? आंखें मीच कर इसने फौरन इस्बात में सर हिला दिया। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। कुछ बैद नहीं थी कि सामने खड़ा शख्स इसका सर फाड़ देता। फरार मिलने पर वो जल्दी से इसे पीछे करते हुए वहां से गुजरने लगी थी, लेकिन पैर में होने वाले जख्म की वजह से लड़खड़ा कर गिरी और गिरते हुए इसका बाजू भी खींच लिया। वो दोनों बुरी तरह एक दूसरे में उलझ गए। वो नीचे फर्श पर गिरी हुई थी, जबकि वो इसके ऊपर इसके वजूद पर बाथ टॉवल लपटा हुआ था और सहमी हुई नजरों से अपने ऊपर झुके हुए इस शख्स को देख रही थी, जो चेहरे से इसकी तकलीफ का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था और अचानक दरवाजा खुला और जहांगीर साहब अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होते वो साकित रह गए थे। कांपा और दर्द से जर्द बढ़ता हुआ निशी का चेहरा है, जबकि इसके ऊपर अजीब सी हालत में झुका हुआ समीर और फर्श पर टूटे हुए कांच के साथ सुर्ख सियाल के कतरे। वो बस देखकर मामलात को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब कुछ उनकी समझ से बाहर था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि हकीकत इतनी भयानक हो सकती है। हालांकि जो कुछ इन्हें नजर आ रहा था, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। जहांगीर खान को अंदर आता हुआ देखकर वो पीछे हटा और खुद को संभालने लगा। शर्मिंदगी के आसार इसके चेहरे पर भी नमूदार हुए थे, और ये सब कुछ भी सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से था, क्योंकि इसने जहांगीर खान की आंखों में बदगुमानी को पढ़ लिया था। जहां पहले इनके दरमियान ताल्लुकात खराब रहते थे, हम मजीद एक वजह मिल चुकी थी। जबकि वो दर्द को संभालते हुए वही फर्श पर सीधी होकर जहांगीर खान को देखने लगी, जिन्होंने सहारा देकर ऐसे खड़ा कर दिया था। इन्होंने कुछ भी पूछने की जरूरत महसूस नहीं की, बस तासुब से अपने पोते को देखकर मुलाजमा को आवाज दी थी और इसे हुक्म दिया कि फौरन निशी को इसके कमरे में पहुंचा दिया जाए। वो बहुत खौफजदा थी। तकलीफ की वजह से तेज सांसें और चाल में लड़खड़ाहट इसका सारा हुलिया एक अजीब ही तर्ज को जन्म दे रहा था, जो कि बिल्कुल ही गलत थी, लेकिन फिर भी कुछ भी अंदाजा लगाया जा सकता था। जहांगीर खान इसके जाने बड़े और सुर्ख नजरों से समीर का चेहरा देखते रह गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी गैरत इस कदर मर चुकी है कि तुम अपने घर की औरतों पर बुरी नजर डालोगे, वो कह गए, और समीर ने खुद को संभालते हुए पुश्त फेर ली। वो खुद को आईने में देख रहा था, पुश्त पर बाजू बांधे। इसका अंदाज जहांगीर खान के मुकाबले में कुछ अजीब सा था, और इसके अंदाज से जहांगीर खान मजीद सीख हो गए। मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है कि आपकी पोतियों पर नजर डालता फिरूं, वो बदकते हुए कह गया, और जहांगीर खान ने बाजू से थाम कर इसे अपने सामने खड़ा कर लिया था। तुम चाहते क्या हो? आखिर हम तो इस रोज से शर्मिंदा है जिस रोज तुम्हारी पैदाइश इस घर में हुई थी और हमने हवेली में जश्न मनाया था। आखिर हमारी इज्जत उतारने की कोई वजह बाकी है तुम्हारे पास? हमें नीचे दिखाने के लिए और कितना गिरोगे? वो इस पर धारे, और इनकी धार सुनकर जमशेद खान, रोहाना बेगम और नायला बेगम भी फौरन समीर के कमरे में जमा हो गए। जमशेद साहब हैरत से अपने बेटे और बाप के दरमियान एक और चपकलिश को देख रहे थे। वो जानते थे कि इन दोनों के दरमियान कभी भी ताल्लुकात नहीं संभल सकते, और वजह थे इनके बेटे की हठधर्मी। ठीक है, जैसा आप सोच रहे हैं मैंने मान लिया, वैसा ही था। अब वो गुस्ताखी से कह गया, और जमशेद खान ने फौरन इससे बाज रहने का हुक्म दिया था, लेकिन इसने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली और चाहते हैं कि मैं आपके असूलों का पाबंद बन जाऊं, तो ये सरासर गलत फहमी है आपकी। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला दादो जान। और जहांगीर खान का सन्नाटेदार थप्पड़ इसके चेहरे पर निशानात छोड़ गया। तुम्हारी एक गलती को हमने नजरअंदाज कर दिया था और सिर्फ अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन अब मैं हरगिज खामोश नहीं रहूंगा। हाँ, जो करना चाहे कर ले। आप अभी इसी वक्त मेरी जान छोड़े और जाए यहाँ से। वो इनसे ज्यादा चीखा था और बाकी सब लोग तो अफसोस से बस चीखते हुए देख रहे थे। एक सख्त निगाह इसके चेहरे पर डालकर, एक जताती हुई निगाह जमशेद आफंदी पर डालकर जहांगीर आफंदी कमरे से बाहर चले गए, जबकि वो सोच भी नहीं सकता था कि इसने अपनी जिद और हठधर्मी में किस कयामत को दावत दे दी है। जहांगीर साहब ने पहले इसकी एक गुस्ताखी को माफ कर दिया था, और इसके बाद जो कुछ हुआ वो सारे जहां ने देखा, लेकिन अब इसके बाद इसने हद पार कर दी। इनके सामने बदतमीजी से खड़े हो जाना वो खानदान भर की औरतों के लिए खतरा बन सकता था। अच्छी खासी बदमजगी हो चुकी थी, और इस बदमजगी की जड़ वही थी।
इससे हार नहीं मानी। तैयार होने के बाद वो जरूरी मीटिंग के लिए चला गया। कल शाम जब किसी काम के सिलसिले में जैन को बुलाने के लिए इनके कमरे में गया था, तभी इसने निशी और जैन की गुफ्तगू को सुन लिया था, जो बड़े मजे से अपने भाई को बता रही थी कि इसकी अबाया पर लगे हुए परफ्यूम की खुशबू देखो कितनी अट्रैक्टिव है। और जैन भी बड़े इन्हमाक से इसकी बातें सुन रहा था। तब इसने इकरार किया कि ये वो समीर लाला के कमरे में जाकर लगाती है और लड़कियों को इम्प्रेस करती है। लड़कियां तो अबाया पकड़ पकड़ कर पूछती हैं कौन सी खुशबू इस्तेमाल की। सच्ची बताऊं तो मैं तो हवाओं में उड़ना शुरू हो जाती हूँ, वो जैन को बता रही थी। और समीर दरवाजे पर रुक गया। यहाँ तक तो बात ठीक थी, वो इसकी परफ्यूम इस्तेमाल करती थी और वो इसे रोक देता या फिर डांट डपट कर इसकी इस्लाह कर देता। बगैर इजाजत के किसी के कमरे में आना और किसी भी इंसान की चीजों को हाथ लगाना इखलाकियात के खिलाफ होता है। आज वो सुबह सवेरे ऑफिस नहीं गया था, बस एक अर्जेंट मीटिंग के सिलसिले में इसे 2 घंटों के लिए जाना था और फिर वापसी। लेकिन बदमज़गी इतनी बड़ी कि मीटिंग अटेंड करने के बाद वो सीधा अपने दोस्तों के पास चला गया, क्योंकि इसके मूड को बहाल करने का एक वाहिद यही जरिया था जिसे इस्तेमाल करके वो कुछ फ्रेश हो सकता था। और शाम तक अच्छा खासा फर्क भी पड़ गया। दोस्तों के साथ अच्छा खासा वक्त गुजारने के बाद वो शाम में घर लौटे, क्योंकि इसे अंदाजा था कि अब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका होगा और जहांगीर साहब का गुस्सा भी ठंडा हो गया होगा। वो जमशेद साहब से मुलाकात करेगा, इनको सारी बात समझाएगा और वो यकीनन इसकी बात समझ जाएंगे। जब डिनर पर इसे वो खबर सुनने को मिली जिसे सुनकर वो वहीं साकित रह गया। बरखुरदार, 2 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारा और निशु का निकाह है और इसमें तुम्हारी किसी भी मज़ाहमत को तरजीह नहीं दी जाएगी। जहांगीर साहब ने आराम से निवाले लेते हुए अपना फैसला सुनाया था, जैसे सब कुछ बड़ों के दरमियान पहले ही तय हो चुका हो। निशु इस वक्त टेबल पर मौजूद नहीं थी। इसने सर उठाकर देखा तो इस समय हैरत से देख रहा था और फिर एक नजर जमशेद साहब पर डालकर सर झुका लिया था कि आप हुक्म देंगे और मैं फौरन ताबेदारी कर लूंगा। कैसी बातें करते हैं दादू। इसकी मुस्कुराहट में तंज का अंसर था और जमशेद साहब ने फौरन इसे ठोक दिया। कोई बात तवज्जो और तहम्मुल से भी सुन लिया करो। बाबा ने तुम्हारे लिए फैसला किया और ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और वो फौरन कुर्सी पैर से धकेलते हुए उठ खड़ा हुआ था। दादा के सारे फैसले आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं बाबा, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वही फैसले बेहतरीन है जो मैं खुद करता हूँ। रोहाना बेगम तो दुख से अपने बेटे को देखे जा रही थी। मेरी जिंदगी फारिया से शुरू होकर फारिया पर खत्म हो गई है और फारिया की यादों के साथ ही गुजरेगी। वो मुझे मिली और लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और लोगों ने हमारे साथ को मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया। तो कोई बात नहीं, मैं इसकी यादों के सहारे इसके सारी जिंदगी वफा करता रहूंगा। और इसकी बात सुनकर जहांगीर साहब का कहका पूरे कमरे में गूंज गया। अच्छे खासे मर्द हो, बरखुरदार और चले हो जोग लेकर फकीर बनने। अब सारी जिंदगी तुम ऐसी लड़की से वफा करोगे जिसने एक लम्हा नहीं लगाया तुमसे तलाक लेने में, और वो भी फट पड़ा। और इस तलाक में हाथ किसका था? यकीनन आपका। और वह सर झुकाकर नैपकिन उठाकर हाथ साफ करने लगे। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारा ये भरम सारी जिंदगी कायम रहे। मैं इस वक्त आपसे बहस करने के मूड में नहीं हूं। मैंने बस यही बताना था कि मैं हरगिज आपका फैसला कबूल नहीं करूंगा और आज के बाद मेरे हक में ऐसा कोई भी फैसला करने से पहले 1000 दफा सोचे। वो पलट कर जाने लगा था जब जहांगीर आफंदी के अल्फाज इसके पैरों में जंजीर की तरह उलझे और वो इसे साकित करने में कामयाब हो गए। तो फिर ठीक है, सुबह ऑफिस में तुम नहीं जाओगे। अब तुम्हारे इन मामलात में भी तुम्हें इस वक्त शराकतदारी बख्शी जाएगी जब तुम हमारे फैसलों के आगे सर तस्लीम खम करोगे। और वो हैरत से उन्हें देखता रह गया। मेरा हक आप मुझसे छीन नहीं सकते। बैठकर बात करो समीर, हर बात में बदमज़गी की जरूरत नहीं होती। जमशेद साहब बताओ। इसके तल्ख रवैये और हटदरम लहजे पर ही शर्मिंदा हुए जा रहे थे। बैठकर बात करने को कुछ नहीं बचा। मैं बस 2 टोक बात करूंगा और ये कहूंगा कि मुझे सबसे दूर रखा जाए, वरना नतीजे के जिम्मेदार आप खुद होंगे और आने वाले नताइज कितने भयानक होंगे इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो पैर पटकते हुए इन सबको आखिरी वार्निंग देकर वो कमरे में जा चुका था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि इस बार वो अपनी जिद पर कायम नहीं रह पाएगा। अगले दिन ऐसा ही हुआ। पावर ऑफ अटॉर्नी इसके हाथ में नहीं थी और इसे एक लम्हे में ही ऑफिस के सारे निजाम से बेदखल कर दिया गया। महातहत इसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी और इसकी वैल्यू एक पल में 0 पर आ गई। इस रोज भी वो घर आकर बुरी तरह चीखा था, आप लोगों को बहुत बुरा कर रहे हैं, मैं इसका वो बदला दूंगा कि आप सारी जिंदगी जलते रह जाएंगे। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था।
रोहाना बेगम ने तो साफ कह दिया था कि अगर इनका बेटा रजामंद नहीं है तो इन्हें इस पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए और इस लड़की को जबरदस्ती मुसल्लत नहीं करना चाहिए। किसी भी लड़की को वो इसकी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं, वो इनकार नहीं करेगा, लेकिन निशी और इसका कोई जोड़ नहीं। कहा इनका सजीला जवान देवरानी के सांवले रंग की बेटी जैसे पहले ही 2 रिश्ते सांवलेपन की वजह से ठुकरा कर जा चुके थे। उनके बेटे के मत्थे का झूमर बनने की ख्वाहिश कर बैठी थी, लेकिन फैसला हो चुका था। जिस तरह जमशेद साहब की जहांगीर साहब के सामने नहीं चलती थी ना, बिल्कुल इसी तरह रोहाना बेगम की भी जमशेद साहब के सामने नहीं चलती थी। और नायला बेगम तो खुद अफसरदा थी। एक अरसा पहले इनके शौहर दिलशाद साहब का इंतकाल हो चुका था और इसके बाद सारी जिम्मेदारी जहांगीर साहब ने अपने हाथ में कर ली। इनकी बड़ी बेटी निशो, दिलशाद और छोटा बेटा जैन जो भी बहुत छोटा था, और जब तक वो बालिग नहीं हो जाता इसके बाप का हिस्सा इससे मिलने वाला नहीं था। निशो नटखट से लड़की थी जिसकी वजह से घर में हर वक्त चहल पहल होती रहती। इसका सारा झुकाव जैन की तरफ था और जैन इसके लिए इसकी बेहतरीन दोस्त और सब कुछ था। दोनों बहन भाइयों का प्यार मिसाली था, हालांकि दोनों की उम्र में अच्छा खासा फर्क था, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों ही एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। और नायला बेगम की तो घुटी में हमेशा से बर्दाश्त और सब्र शामिल था। इसलिए दिलशाद साहब के बाद जब सारे मामला दूसरों के सपुर्द हो गए और वो बस चुपचाप एक कोने में जिंदगी गुजारने लगी, फिर भी इन्होंने तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लिया था और इस वक्त भी खामोश थी। हालांकि दिल नहीं चाह रहा था कि वो जबरदस्ती अपनी फूल जैसी बेटी को किसी के सर पर मुसल्लत कर दे। पहले भी रोहाना बेगम ने इन्हें एहसास दिलाया था कि अब इनकी बेटी 20 साल को अबूर कर चुकी है और इन्हें इसके मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोच लेना चाहिए। और इन्हीं की रजामंदी पर घर में 2 रिश्ते आए भी, लेकिन हर बार इसकी सांवली रंगत वो आड़े आ जाती और वो खवातीन एक दूसरे को देखकर चुपचाप वापस चली जाती थी। और इस चीज से नायला बेगम को अच्छी खासी परेशानी में धकेल दिया था। वो तो रोहाना बेगम की महज एक चाल थी कि वो किसी तरीके से इस लड़की को अपने बेटे के रास्ते से हटा देना चाहती थी ताकि किसी की भी नजर इनके बेटे पर आकर ना रुके। लेकिन इस बार ऐसा ही हुआ और इनका बेटा बहुत बुरी तरह फंस चुका था। फरार का कोई रास्ता नहीं था। इस रात वो जमशेद साहब के पास आया और साफ लफ्जों में इनसे कह दिया कि वो निशो से निकाह करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बाद इसकी जिंदगी में क्या होगा इस बात में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। और जमशेद साहब इसके फैसले से घबरा गए। इन्हें ना जाने क्यों लग रहा था कि इनकी ये यतीम भतीजी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम इस रिश्ते और फैसले को बाबा की मर्जी के मुताबिक ढालने के लिए जिद को आड़े मत लेकर आओ, इससे अपनी अना का मसला ना बनाओ। इसमें निशु का कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर बच्ची है और इसके साथ किसी भी किस्म की ज्यादती करने के बारे में मत सोचना। जमशेद साहब ने कह तो दिया था, लेकिन वो कौन सा इनकी कोई बात मानने वाला था। मैं आप लोगों के फैसले को तस्लीम कर रहा हूँ, मुझसे बस इतनी अच्छाई की उम्मीद रखी जाए तो बेहतर होगा। वो ये कहते हुए उठकर अपने कमरे में चला आया था और इसका फैसला इन्होंने जहांगीर साहब के सामने रख दिया और इन्हें साथ ये भी जता दिया था कि इसके इरादे ठीक नहीं है। कल अगर वो निशु की जिंदगी बर्बाद करेगा तो इसमें सबका हाथ होगा, लेकिन न जाने क्यों इन्हें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने पोते की जिद को तोड़ना था और हर हाल में इसे नीचे दिखाकर अपने फैसले को मुसल्लत करना था। इस रोज वो माँ के कदमों में बैठ गई, अम्मी खुदा के लिए आप दादा अबू को समझाएं, मैं समीर लाला के साथ शादी नहीं कर सकती और ना ही इनके साथ खुश रह सकती हूँ। आप जानती हैं कि समीर लाला कितने खतरनाक है, मुझे इनसे कितना डर लगता है। वो रो रही थी और नायला बेगम ने झुककर इसके माथे को माँ की बात की कोई हैसियत नहीं है इसके बावजूद इसे मुश्किल में डाल रही हो, और वो चुपचाप इनके घुटने पर सरक कर सिसक पड़ी। बाप के बाद इनकी माँ की हैसियत कम हो गई थी और वो सिर्फ और सिर्फ एक जिद का निशाना बनती जा रही थी। इससे अंदाजा नहीं था कि इस रोज मीर इसके दरवाजे पर आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो, वरना तुम्हारे साथ वो करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। वो आज भी गुस्सा दिखाने से बाज नहीं आया था और वो दरवाजा बंद करके फर्श पर बैठकर रोती रही। वो क्या समझता है कि वो बहुत बड़ी खुशी से इस रिश्ते पर रजामंदी जाहिर कर रही है। इससे इतनी हैसियत ही कहाँ हासिल थी कि इनके फैसले के सामने सर उठा लेती। और बिलाखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन इसको अपनी जिंदगी का सबसे भयानक दिन तस्वुर कर लिया था। ऑफ वाइट कलर के शरारे में इसके पहलू मसाज कर बहुत हसीन तो लग रही थी, लेकिन इसकी मर्जी की दुल्हन नहीं थी, इसलिए इसे थोड़ा सा दूर बैठा
वो सर गिराए जैसे बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त किए हुए था, और जैसे निकाह नामे पर दस्तखत हुई वो सबको जूते की नोक पर रखता हुआ उठकर अपने कमरे में चला गया, जैसे इसे किसी की परवाह नहीं हो और ना ही वो किसी की परवाह कर सकता था। इसे यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह थी। एक कमरे से रुखसत होकर वो दूसरे कमरे में मुंतकिल हो गई, और इसके अलावा करना ही क्या था। बस इसकी जिंदगी अब एक कैद का शिकार हो चुकी थी, और ये कैद तवील सब्र का तकाजा करती थी। जब इसे कमरे में बिठाने के लिए आए थे तब वो हवेली से बाहर चला गया, जैसे इसे सब में कोई दिलचस्पी ना हो। इसने किसी रस्म को मुकम्मल किया, बस चुपचाप निकाहनामे पर दस्तखत किए। एक दस्तखत इन कागजात पर थे जिनके मुताबिक इसका हिस्सा इसके नाम मुंतकिल कर दिया गया, और दूसरे कागजात निकाहनामे के तौर पर इसके सामने किए, जिन पर इसने अपना नाम घसीट दिया, क्योंकि इसकी शर्त थी कि निकाह से पहले वो अपना हिस्सा अपने नाम मुंतकिल करवा लेगा, और इसके बाद निकाह करेगा। वो अगर चाहता तो वो अपना सब कुछ हासिल करने के बाद फौरन इसे तलाक दे सकता था, लेकिन अभी कहाँ। अभी तो वो इन सब की अकड़ तोड़ना चाहता था, खास तौर पर इस लड़की की जो सिर्फ इसके सर पर मुसल्लत हो चुकी थी, जिसकी वो शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। और जिस वक्त वो कमरे में दाखिल हुआ तकरीबन रात के 11 बज रहे थे, और वो वहीं बैठकर अपनी आंखें भिगा रही थी, शायद इसे खौफ के जरिए असर के। अब जो कुछ इसके साथ होने वाला था वो नाकाबिले बयां था। इसका बाप सर पर नहीं था, भाई अभी छोटा था। कौन था जो इसके पास पुछताकर खड़ा हो जाता, और वो इसके सहारे समीर आफंदी जैसे शख्स से टक्कर ले ली थी। यकीनन कोई भी नहीं। जब वो कमरे में दाखिल हुआ इसने एक नजर इसे देखा और फिर फौरन अपनी नजरों को झुका लिया, जबकि समीर न चलता हुआ इसके सामने आकर बैठ गया और इसको थोड़ी से पकड़कर अपने करीब कर लिया। वो हल्का सा इसकी जानिब झुकी हुई थी। काफी देर वो इसकी कुंदन की मानिंद चमकती हुई रंगत को देखता रहा। बिल्कुल लाइट और नेचुरल सा मेकअप किया गया था, जिसमें वो काफी दिलकश लग रही थी। लंबे बालों को जूड़े की शक्ल में मुकीद करके खूबसूरत लटों को चेहरे के अतराफ में फैला दिया। लाइट सी ज्वेलरी और खूबसूरत लिबास में इसका हुस्न आरास्ता था, लेकिन सामने बैठे शख्स के लिए कोई शर्म नहीं। अपनी हैसियत और अपनी शक्ल सूरत देखने की बजाय तुमने इतने बड़े बड़े ख्वाब पा लिए। इसकी तवक्को के मुताबिक इसलिए आते इससे जुमला कसा था कि इसकी रूह तक जख्मी हो गई। वो बस सर झुकाए अपने आंसुओं को हलक में उतारती रही। अब आंसू छुपाने का फायदा नहीं, तुम्हें सारी जिंदगी ये आंसू बहाने हैं, क्योंकि ये तुम्हारा इंतखाब है। तुमने मेरी फारी को देखा था ना, सुर्खो सफेद रंगत की मालिक सुनहरी आंखों वाली लड़की किसी गुलाबी गुड़िया की तरह अगर मेरे पहलू में सज जाती तो हर मंजर को मार दे देती। और तुमने अपनी शक्ल सूरत को देखा, इसे घसीटते हुए बेड से नीचे उतारकर आईने के सामने लाकर खड़ा हो गया और सख्ती कर रहा था कि वो खुद को आईने में देखे। तुम काली बिल्ली मुझ पर मुसल्लत हो चुकी हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें और कोई कबूल करने से रहा। अब यही वजह है ना, इसलिए तो इस रोज मेरे कमरे में आई, मेरी जिंदगी में मुदाखलत की और दादों की नजरों में आई। इनके सामने मजलूमियत का रोना रोकर इन्हें मतवज्जो किया कि वो तुम्हें मेरे गले में बांधते, ताकि मैं सारी जिंदगी अनचाहे ढोल को बजाता रहूं। वो बुरी तरह रो रही थी। इसने इतनी तजलील का नहीं सोचा था। इससे सोचा था वो बस इस पर भड़ेगा, थोड़ा सा गुस्सा करने के बाद इसे अपना लेगा, क्योंकि वो दोनों ही मजबूर हो चुके हैं और हक भी यही बनता था। लेकिन यहाँ वो इसके साथ जो रवैया अपना रहा था वो बिल्कुल किसी नफसियाती मरीज की तरह था। फारिग इसकी जिंदगी में आने वाली पहली फरामोश नहीं कर पाया, और इसका बदला वो सामने खड़ी इस बेजरर सी लड़की से ले रहा था, जिसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। मेरे हिसाब में कोई कसूर नहीं है, मैंने सब जानबूझकर नहीं किया कि दादू का फैसला है। नरमी से इसे थामते हुए वो उसकी तवज्जो अपनी जानिब दिला रही थी ताकि इसे कायल कर ले। इस सब में इसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन इसने इसे घसीटते हुए बेड पर पटक दिया। यही वो परफ्यूम है ना जिनकी तड़प में तुम इस रोज मेरे कमरे में आई, और वो सब कुछ हुआ जिसके बाद तुम्हें मौका मिल गया कि तुम मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करो। वो पागलों की तरह वो परफ्यूम उठाकर इस पर छिड़क रहा था और अपने चेहरे को हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। इसमें सख्ती से इसके चेहरे को दबोच लिया। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे साथ जिंदगी किस तरह गुजारने वाली हो। उठो, चेंज करो और 5 मिनट से पहले तुम मुझे सोफे पर सोई हुई नजर आओ। अगर 5 मिनट से 1 मिनट भी लेट हुई तो इस हश्र के लिए तैयार हो जाना जो मैं तुम्हारा करूंगा, और इसके बाद तुम खुद को पहचानने से इनकार कर दोगी। और वो फौरन ही फरार मिलते चेंजिंग रूम में चले गए।
इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। ज्वेलरी उतारते हुए इसने न जाने कितनी बार खुद को जख्मी कर लिया था। अपने बाल टूट कर गिर रहे थे क्योंकि वो बड़ी तेजी से पिनें निकाल रही थी। ड्रेस चेंज करने के बाद वो सोफे पर आई और गिरने के अंदाज में लेट कर अपनी आंखों को बंद कर लिया। या अल्लाह, कहती अजियत, मेरे परवरदिगार, मैं सब कुछ बर्दाश्त कैसे करूंगी। वो अंदर ही अंदर रोती जा रही थी और जब आंसू खुश्क हो गए तो सब कुछ अपने परवरदिगार के सपुर्द करके अपनी आंखों को बंद कर लिया था। इसके पास दो रास्ते थे, या तो बगावत कर लेती या फिर सारी जिंदगी इस जुल्म और सितम को बर्दाश्त करती रहती। और इसे यकीन था कि ये सुकून नहीं लेने देगा। सिर्फ अपने दादा के फैसले पर बर्तरी हासिल करने के लिए, सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए वो ऐसे लोगों के सामने जलील करता रहेगा और वो सारी जिंदगी इस तरह जलील होती रहेगी। अगर इसका दादा इसका गमख्वार होता तो कभी भी इसे ऐसे शख्स के हवाले ना करता जिसके बारे में वो अच्छी तरह जानता था। और इसके ताया ने भी हिम्मत नहीं की। सब लोगों की मिली भगत थी और वो इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब इसे किसके सहारे खामोशी इख्तियार करना थी। इसने यही सोचा था कि शायद रिश्ता बनने के बाद वो शख्स इसे तस्लीम कर ले और अपने माजी से आंखें चुरा ले, लेकिन अब जो कुछ हुआ था इसके बाद तो इसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। न जाने कब नींद इस पर मेहरबान हुई और वो सुकून में चली गई, इसे अंदाजा नहीं हुआ। इसे तो यूं लग रहा था जैसे पूरी रात इसने शदीद ज़हनी अजियत में गुजारी हो, जबकि वो बेड पर फैलकर सोया रहा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ फारिया की खुशी इंपॉर्टेंट थी। फारिया हसन, जो इसकी जिंदगी में पहली बगावत को जन्म देने का बाइस बनी, इसकी यूनिवर्सिटी की ऐसी मोहब्बत है जिसके पीछे वो 2 सालों तक पागल बनकर फिरता रहा और बिलाखिर इस रोज यूनी के गेट पर खड़ा होकर इसके हाथों को थाम लिया था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ फारी, तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। और फारिया ने फौरन अपने हाथों को वापस खींच लिया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी दकियानूसी फैमिली का हिस्सा बनूंगी? वो मॉडर्न सी लड़की जैसे सारी यूनिवर्सिटी बड़ी रश्क भरी नजरों से देखती थी, जिसकी टाइट जीन्स से छलकता हुआ जिस्म हर एक को अपना दीवाना बनाए रखता, जिसकी शर्ट की लंबाई इसका पेट ढांपने के लिए नाकाफी थी, जिसके बालों को आज तक मुकीद ने देखा था, वो इस फारिया को अपनी पसंदीदी का निशाना बना रहा था। हालांकि घर में जहांगीर अफंदी के कानून राइज थे और वो इनके राइज कानूनों के मुताबिक कोई भी इनके बनाए हुए असूलों से बाहर नहीं निकल सकता, खास तौर पर कोई लड़की। तब तक बिजनेस के सारे मामलात जमशेद साहब और दिलशाद साहब संभाल रहे थे और इसे बिजनेस की कोई भनक नहीं थी। फारिया, मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज को छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस तुम मुझे अपनाने का फैसला तो करो। और फारिया को इसकी दौलत की रेल पेल ही नजर आई। वो हैंडसम था बिलाशुबा, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि वो मर्द जो इसके नखरे उठा सकता, जो इसे लाखों में तोल देता, और सामने खड़ा शख्स इस पर इतनी दीवानगी जाहिर कर रहा था, तो इसका भी हक बनता था कि वो इसे मौके से फायदा उठा लेती। और इसलिए फारिया ने इसके साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर ली, जो कोशिश काफी हद तक कामयाब हुई। बिलाखिर बात यहाँ तक पहुंच गई कि इसने जहांगीर आफंदी के सामने जिद लगा ली थी कि वो फारिया से शादी करना चाहता है, और जहांगीर आफंदी तो सिरे से ही मुकर गए। मैं कभी भी ऐसी मॉडर्न और बोल्ड लड़की को अपने खानदान की इज्जत नहीं बनाऊंगा, वो लड़की तो हमारे घर की औरतों को खराब करेगी, इन्होंने कह दिया था। लेकिन वो अपनी जिद पर अटका हुआ था। मैं हर हाल में फारिया से शादी करूंगा और फारिया के अलावा किसी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। इसने ऐसी जिद पकड़ ली जिससे फरार मुमकिन ही नहीं, यहाँ तक कि इसे घर छोड़कर जाना पड़ा। सिर्फ इसे जिद से हटाने के लिए जहांगीर अफंदी ने यह हुक्म सादिर कर दिया कि वो ये घर छोड़कर चला जाए अगर अपनी जिद से बाज नहीं आता। और वो सचमुच चला गया पूरे 1 हफ्ते के लिए। और भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि वो इनकी हवेली का इकलौता लाडला बेटा था और जरूरी था कि वो इसे प्यार से समझाते। लेकिन प्यार से समझाने वाला कोई मेथड था ही नहीं, क्योंकि वो किसी की बात नहीं समझ सकता था। और बिलाखिर इन्हें अपनी इज्जत छोड़कर सरेंडर करना पड़ा और फारिया सिद्दीकी इसकी दुल्हन के दर्जे पर फायज होकर इसके कमरे तक आ गई। निकाह बहुत सादगी से हुआ था। जहांगीर साहब हरगिज नहीं चाहते थे कि लोगों में बात फैले कि वो किसी ऐसी लड़की को ब्याह कर हवेली में ले आया, क्योंकि इनकी इज्जत और शान के चर्चे बड़ी दूर दूर तक फैले हुए थे। और रात भी वो बेहद हसीन रात थी जब फारिया इसके पहलू में मौजूद थी। इसकी दौलत की रेल पेल और हवेली पर इसे हुक्मरान समझकर बहुत आगे का हाथ मारने लगी थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इस रोज इसने फारिया को नरमी से छूते हुए अपने करीब कर लिया। मैंने तुम्हें कहा था ना फारी कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए इसे कह रहा था।
اور فاریہ سمٹ کر اس کے مزید قریب ہو گئی۔ لیکن وعدہ کرو کہ تم کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گے۔ ہمیشہ کی طرح بڑے نخریلے انداز میں بات کر رہی تھی اور وہ اس کے نخروں پر فدا ہونے والا شخص آہستگی سے اس کے لبوں کو چھو کر رہ گیا۔ ہرگز نہیں، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ میں وہ رات بہت حسین تھی، نہ صرف وہ رات بلکہ ہر آنے والا دن۔ اس نے فاریہ کو سمجھانا چاہا کہ وہ خود کو حویلی کے مطابق ڈھال لے، لیکن فاریہ کو پہلے سے ضد تھی کہ وہ کبھی بھی اپنا پہننا اوڑھنا تبدیل نہیں کرے گی، اور یہی بات بغاوت کا جنم لے گئی۔ اور جہانگیر خان اٹک گئے، تم اپنا حصہ لے کر الگ ہو جاؤ، کیونکہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس روز وہ گھر واپس آیا تو فاریہ منہ بناتے ہوئے رو رہی تھی، اور فاریہ کو وہاں روتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ ابھی آفس جوائن کیا اور میں بزنس کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ اگر اپنے حصے کا مطالبہ کروں گا تو وہ مجھے دے دیں گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں سب کچھ ڈبو نہ دوں۔ اس نے فاریہ کو قائل کرنا چاہا تھا، لیکن فاریہ کہاں بات ماننے والی تھی۔ آہستہ آہستہ فاریہ کو اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ وہ جہانگیر افندی کے خلاف نہیں جائے گی اور نہ ہی اپنا بزنس الگ کرے گا۔ اس کا سارا اپنا دھڑے کا دھرا رہ گیا۔ اس لیے حسن مزید خود کو بولڈ کرنا شروع کر دیا تاکہ بار بار اس پر انگلی اٹھائی جائے اور وہ ان لوگوں کے نشانے میں آ کر اس رشتے سے چھٹکارا پا لے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی فساد، ہر روز کوئی نہ کوئی جھگڑا، اور بالآخر شادی کے 1 مہینے بعد ہی فاریہ ناراض ہو کر اپنے مائکے چلی گئی اور وہ فوراً طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی گھر واپس نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اب مزید ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اسے بھی لگتا تھا جیسے اس کے گھر والے قصوروار ہیں، خاص طور پر اس کا دادا، جس نے فاریہ کو بدگمان کر دیا، اور وہ اس رشتے سے دور جانے کے خیالات بننے لگی۔ بھلا اسے کیسے ممکن تھا کہ فاریہ کو اس کی محبت سے منہ موڑ لیتی۔ فاریہ اپنی عزت سے باز نہیں آئی اور اس سے ہر رشتہ ختم کرتے ہوئے کیس کر دیا، اور شادی کے صرف 1 مہینے بعد ہی فاریہ اپنی راہوں کو جدا کرنا پڑا۔ لیکن گھر والوں سے وہ اتنا بدگمان ہو چکا تھا کہ کسی سے سیدھے منہ بات کرنا بھی اس سے گوارا نہیں تھا۔ اتنے دن وہ فاریہ کی جدائی میں اذیت میں مبتلا رہا، خود کو کمرے میں بند کر لیا، لیکن آخر کب تک؟ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ وہ زندگی کی طرف واپس تو لوٹ آیا تھا، لیکن اب اس کی زندگی میں ہونے والی تبدیلی پر وہ بالکل بھی خوش نہیں تھا، اور نہ ہی وہ یہ ظاہر کر سکتا تھا کہ وہ خوش اور مطمئن ہے۔ اس نے ہر آئے دن اسے ٹارچر کرنا شروع کر دیا تھا، خاص طور پر جہانگیر افندی کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے اسے بات بات پر ذلیل کرنا، اس کی عزت نفس کا خیال نہ رکھنا۔ شادی کے اوائل دنوں میں ہی وہ یوں مرجھا گئی جیسے کہ توڑے ہوئے پھول کو ایک عرصہ دھوپ پر رکھ دیا جائے اور اس کی حفاظت کرنا بھول جائے۔ وہ دلکش لڑکی جسے آج تک یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ ساملی رنگت کی مالک ہے، اسے حالات نے اتنا بے بس کر دیا تھا کہ وہ آئینے کے سامنے آنے سے گھبراتی تھی۔ اس روز بھی وہ لان میں گمسم بیٹھی تھی، خوبصورت لٹیں چہرے کو چھو رہی تھی اور نرم ہوا ان لٹوں کو بھی کھیل کر اور دلکش بنا رہی تھی جب نائلہ بیگم اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا تھا اور اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے دکھ کے آثار کو محسوس کر لیا۔ کیا ہوا، میری بیٹی اداس ہے؟ وہ صابر اور شاکر تو تھی، لیکن زندگی میں اتنا صبر شکر بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ امی، کیا ساملا ہونا اتنا بڑا گناہ ہے؟ اسے دکھ سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ نہیں میری بیٹی، تم بہت خوبصورت ہو، ڈوبتے ہوئے سورج کی مانند دلکش، اور اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کر دیا۔ رہنے دے امی، مجھے اب چڑ ہونے لگی ہے ان ہاتھوں سے، ان باتوں سے۔ میں بچپن میں خوش ہو جایا کرتی تھی، آج تو اس کی گال پر پڑنے والا وہ گھڑا بھی مرجھایا ہوا تھا۔ 2 ہفتے ہو گئے شادی کو، اور 2 ہفتوں میں اس کے شوہر نے نہ جانے سے کتنی بار یہ احساس دلایا تھا کہ وہ ساملی رنگت کی مالک لڑکی ہے، اس کے مد مقابل کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ یعنی روحانہ بیگم اس بات پر اعتراض کرتی تھی کہ ان کے آنے والی نسل بھی ساملے پن لے کر آئے گی، اس لیے کوشش کریں کہ انہیں اپنے وطن سے پوتے پوتیاں دینے سے جتنا آپ کریں وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر رو پڑتی۔ تمہیں بے بس نہیں ہونا، اگر تم کمزور ظاہر کرو گی تو یہ لوگ تمہاری کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تم جانتی ہو کہ پروردگار نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت پیدا کیا، تو جب پیدا کرنے والا خدا کو تمہاری رنگت سے فرق نہیں پڑتا تو یہ معمولی انسان تو تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ حقیقتاً بہت خوبصورت تھی۔ ہم آج تک کہانیوں میں صرف حسیناؤں کا ذکر سنتے چلے آئے ہیں، حالانکہ وہ ہر عورت حسین ہے جس کے اندر پروردگار نے نفاست رکھی ہے، جسے سخت سے سخت حالات پر مسکرانا آتا ہے۔ اس نے گھر میں سب کو بتا دیا تھا کہ وہ 2 ہفتوں کے اندر بیرون ملک جانے کی تیاریوں میں ہے۔
اور یہ سن کر نشی کا دل مزید بیٹھ گیا. جو بھی تھا، جب سے اس کے ساتھ رشتے میں منسلک ہوئی تھی اور اس کے متعلق سوچنے لگی تھی، ایک گمان رکھنے لگی تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی بدل جائے گا، اس کی جانب آئے گا. اس لیے ہر وقت اس کے پاس رہا کرتی، اس کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرنا، اس کی تلخ باتوں پر بھی مسکرا دینا. لیکن اب اسے لگنے لگا تھا کہ وہ شخص کبھی نہیں بدلے گا، وہ اپنی نفرت پر قائم رہے گا. اور اب بالآخر اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی. وہ رات بھی بے حد عجیب رات تھی. ساری تیاریاں مکمل تھیں اور صبح اس کی فلائٹ تھی. جب اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، میں آپ سے ہی آپ کو مانگتی ہوں، خدا کے لیے مجھے خالی ہاتھ مت لوٹائیں. وہ بے بسی کی انتہا پر تھی اور اس نے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا. میں جانتا ہوں کہ تمہیں کس چیز کی تڑپ ستا رہی ہے. میرے قریب آنا چاہتی ہو، مجھے پانا چاہتی ہوں. تو ٹھیک ہے، آج میں تمہاری اس تڑپ کا بھی علاج کر دیتا ہوں تاکہ میرے جانے کے بعد مجھے بد دعاؤں سے نہ نوازتی رہو. وہ اسے قریب کرتے ہوئے اس کی گردن میں منہ دے کر کہہ رہا تھا اور وہ کانپتے ہوئے دور ہو گئی. میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں، آپ کی محبت اور آپ کی عزت چاہتی ہوں. مجھے غربت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ چاہے میرے قریب آئے یا نہ آئے. وہ ہنستے ہوئے اس کی تسلیل کر گیا. میں جانتا ہوں کہ تم جیسی لڑکیوں کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. جوانی کی آگ تمہیں چین سے نہیں بیٹھے دے رہی نا، اس لیے تو بار بار میرے آگے پیچھے منڈلانے کی کوشش کرتی ہو تاکہ تمہارے جسم کی ضروریات کو پورا کر دوں. اور وہ ساکت رہ گئی. کوئی اس کے خلاف اتنا برا سوچ سکتا تھا؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اور کوئی بھی وہ شخص جو اس کا خونی رشتہ دار تھا، جو اسے بچپن سے جانتا تھا اور اب اس کے شوہر کے درجے پر فائز ہو چکا تھا، اسے قریب کرتے ہوئے سمیٹ رہا تھا، اس کی گردن سے اس کے وجود پر قبضہ کرتے ہوئے جیسے اپنا سب کچھ نچھاور کر کے اس پر ایک ایسا احسان کر رہا تھا جس کے بعد وہ ساری زندگی اس کی کنیز بن جائے گی. یہ اس کا حق تھا اور اس کے لیے کوئی معیوب بات نہیں تھی کہ وہ مانگ لیتی. لیکن پھر بھی وہ شخص اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا، اتنی تذلیل سے اسے چھو رہا تھا کہ اسے اپنا آپ بے وجہ لگنے لگا. اس کی تلخ سرگوشیاں، اس کی سخت گرفت، اس کی تنزیہ نظریں، سب کچھ ملا کر اس روز اس لڑکی کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی. جس لڑکی کا جنم اس حویلی میں ہوا تھا، اس حویلی میں اس نے بالغ ہو کر اپنا سب کچھ اس شخص پر نچھاور کر دیا تھا، جو شخص شاید اس قابل بھی نہیں تھا کہ وہ اسے دور ہوا. وہ اسے دیر تک روتی رہی. جب رو رو کر ہلکان ہوئی، آنسو خشک کر کے عہد کر لیا تھا کہ یہ آخری بار تھا. اس نے اپنے وجود کی تسلیل کو برداشت کر لیا. وہ کسی کے لیے روئی اور بے حد روئی. وہ بے بسی کے آخری حد تک چلی گئی. ایک طوائف بن کر اس کے سامنے آ گئی، لیکن اس شخص کے لیے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی. وہ اس کے لیے وہ کالی بلی تھی جو راستہ کاٹ لے تو لوگ راستہ بدل لیتے. اس نے اسے بری طرح سے توڑ دیا تھا. اگلی صبح وہ چپ چاپ بیرون ملک چلا گیا. واپسی کا کوئی وعدہ نہیں تھا. وہ کب پلٹے گا اور کب تک اسے اس کے انتظار میں بیٹھنا پڑے گا. اسے سوچا تھا کہ جس روز وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا شاید وہ رو رو کر ہلکان ہو جائے، شاید اسے کبھی صبر نہ آئے. لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ اس کے سامنے جا رہا تھا اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا. اس نے بس ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا تھا اور پھر منہ پھیر کر اپنے کمرے میں چلے آئے. اور کمرے میں آنے کے بعد بھی روئی نہیں تھی. بس 2 رکعت نوافل ادا کی اور آخری بار اس کے حق میں دعا مانگی تھی کہ وہ پلٹ کر اس کی زندگی میں نہ آئے، جہاں رہے خوش رہے. وہ جاتے جاتے اسے مضبوط کر کے گیا تھا. شاید وہ اتنا ٹوٹ چکی تھی کہ اب ٹوٹنے کی آخری انتہا یہی تھی کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاتی، ورنہ شاید اسے بکھیر کر اس کے ذرے ذرے کو بے نام و نشان چھوڑ دیا جاتا اور پھر اس کے پاس پچھتاوے کو کچھ نہ بچتا. اگلے دن اس نے جہانگیر صاحب سے صاف کہہ دیا تھا کہ اسے اپنے باپ کا حصہ چاہیے. وہ یہ سب کچھ اب خود ہی مینج کرے گی، سب کچھ اس کے اور اس کے بھائی کے نام پر منتقل کر دے. اور شاید وہ لوگ بھی شرمندہ تھے، اس کی زندگی برباد کرنے کے بعد پچھتاوے میں تھے، اس لیے چپ چاپ وہ سب کچھ ان کے حوالے کر دیا. اور اس نے جمشید صاحب کی مدد لی تھی. وہ تب تک اس کا بزنس دیکھنے کے لیے رضامند ہو گئے جب تک کہ بلال بالغ نہیں ہو جاتا، اور ساتھ ساتھ وہ سب کچھ خود بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. اس نے محنت کرنے کا سوچا تھا، محنت سے خود جوڑے گی، خود کو ایک ایک ذرے سے ملا کر ایک ایسی مضبوط دیوار بنا دے گی جس میں سوراخ کرنے کے بارے میں کوئی سوچے بنا. اور جب ٹوٹنے کے بعد سب کچھ خدا کے سپرد کر دیا جائے تب خدا بھی مدد کرتا ہے، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ اب میرے علاوہ اس کا کچھ نہیں بچا. اور آزمائشوں نے توڑ کر اتنا مضبوط کر دیا کہ اب اس کے ٹوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں. اس سے پلٹ کر اس کی خبر لینا تو دور، اس کا نام سننا بھی کبھی گوارا نہیں کیا تھا. وہ اپنے حصے کو بے ہنگم اڑا رہا تھا بغیر کسی بھی چیز کی پرواہ کیے. شاید اسے احساس تھا کہ ابھی بہت کچھ باقی ہے جس پر وہ عیش کر سکتا ہے، لیکن عیش کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا.
सब कुछ इस लड़की का था और जिसकी जिंदगी में हक हासिल नहीं कर पाई, वो भला अब इसे अपनी किसी भी चीज में हकदार ठहरा सकती थी। 2 साल का तवील अरसा कम नहीं था। 2 साल इसने दिल लगाकर मेहनत की, रात दिन इसने जमशेद साहब के साथ गुजारे थे और जमशेद साहब इसके लिए इसके बाप की हैसियत रखते थे। इनका बेटा चाहे जैसा भी था, लेकिन इन्होंने इसके हक में कभी खयानत नहीं की और इसे हमेशा अपनी बेटी के दर्जे पर रखा। सो वो भी इन्हें अपने बाप की तरह मानती थी और सब कुछ इनके हवाले करके पुरसकून थी। अब इनके जेरे निगरानी ही वो काम कर रही थी। हालांकि सारी मीटिंग्स अटेंड करना, सब कुछ संभालना इसने सीख लिया था, लेकिन फिर भी इसे अच्छा लगता था कि वो जमशेद साहब के अंडर ही काम करे, जब तक कि वो खुद अपनी मर्जी से रिजाइन करते हुए इसे सब कुछ नहीं सौंपते थे। और दूसरी जानिब इसने मेकअप प्रोडक्ट्स बनाने वाले एक छोटे से बिजनेस का आगाज किया और अपने ब्रांड का नाम इसने ब्लैक कैट रखा था, वही नाम जो इसकी कमजोरी की सबसे बड़ी वजह था। इस शख्स की जानिब से दिया गया पहला खिताब, जिसे सब लोगों के सामने इसे ब्लैक कैट कहकर मुतारिफ करवाया था, इसमें इसी नाम को अपनी ताकत बना लिया। कुछ लोग टूटने के बाद जब मायूसी का शिकार हो जाते हैं तो उनके पास एक बेबुनियाद सा जवाब होता है कि पैसे वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है, लेकिन पैसा भी मेहनत के हाथों खेला गया एक खेल है। जितनी मेहनत के साथ खेला जाए वो उतना ही मेहरबान होता है, और इसने मेहनत के मामले में कभी कोताही नहीं की थी। हर गुजरता हुआ साल नाइला बेगम को बूढ़ा करता चला जा रहा था। जहांगीर साहब चारपाई के होकर रह गए। बिलाल अब बड़ा होने लगा था, हालात को अच्छी तरह समझता था। वो 20 साल कम लड़की अपनी 25 साल मुकम्मल वाली थी और इन 25 सालों में इसने बेपनाह कामयाबियों को हासिल कर लिया था, जबकि दूसरी जानिब इतने बरस बैरून मुल्क गुजारने के बाद जब इसने सब कुछ उड़ा दिया, तब इसे ख्याल आया कि वापसी का भी शायद इसलिए जब इस रोज इसके दोस्त असद ने कॉल करके इसे कहा था कि भाभी से सिफारिश कर दो कि वो हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, क्योंकि बाबा की ख्वाहिश है कि वो दिलशाद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वर्क करना चाहते हैं। वो हैरान रह गया, क्या मतलब है तुम्हारा दिलशाद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को बाबा संभाल रहे हैं, अगर तुम इनसे बात करना चाहते हो तो घर चले चलो। और असद को हैरत हुई, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें मालूम नहीं कि ये भाभी के अंडर है? हाँ अंकल सब कुछ संभालते थे, लेकिन अब पावर ऑफ अटॉर्नी भाभी के पास है और वो इस बिजनेस को बड़ी तनदही से संभाल रही है, और साथ ही इनका ब्रांड ब्लैक कैट कितनी ऊंचाइयों पर खड़ा है, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? वो इस नाम पर ठटक कर रह गया। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी काली रंगत से? खुद को देखो और मुझे मेरे मुकाबले में काली बिल्ली की हैसियत रखती हो, जिसे देखकर लोग रास्ता बदल लेते हैं। अपने अल्फाज इसके जहन की स्क्रीन पर लहराने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? ब्लैक कैट नशा का ब्रांड है जिसकी प्रमोशन के चर्चे फैले हुए थे। यहाँ इस ब्रांड की ऑनर भाभी है, इन्होंने ही इसकी बुनियाद रखी और ये कामयाबी के मराहिल तय कर रहा है। यार प्लीज भाभी से सिफारिश कर दो कि वो अपना मुद्दा बयान कर रहा था। कोई लंबी बात थी, जबकि इसका दिमाग साई साई करने लगा। अजीब सी उलझन और हलचल बढ़ी तो इसने मोबाइल ऑफ करते हुए साइड पर रख दिया। सर को दोनों हाथों में थामकर वो देर तक अंदाजा लगाता रहा कि इस शाम इसने रोहाना बेगम को कॉल करके इनसे सारी मालूमात ली थी। वो काम से इन्हें कॉल किया करता था और ज्यादातर वो इसकी बीवी के मुतालिक बात ही नहीं करती थी। जिस तरीके से इसने सारे घर के साथ रोहाना बेगम को भी संभाल लिया था, इनके दिल में वो बेबुनियाद सी नफरत राख होकर रह गई, क्योंकि इन्हें अंदाजा हो चुका था कि जब इनकी अपनी सगी औलाद इनसे मुंह मोड़कर चली गई, तब इस लड़की ने आगे बढ़कर इंसानियत के नाते इन्हें सहारा दिया था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था जिसके जेरी असर वो इन पर रहम खाती, सिर्फ नफरतों के अलावा। और रोहाना बेगम ने तो नफरत में अपना रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। बेजर लड़की को एक अरसा अपने वजूद का निशाना बना रखा, लेकिन अब वो सब कुछ भूल चुकी थी, ना ही इन बातों को दोहराना चाहती थी। बिलाल अब 20 साल का हो चुका था। पढ़ाई के साथ साथ वो बहन के साथ हाफिज के कामों में भी दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन निशवा की ख्वाहिश थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करे। ये सब कुछ वो बड़े अच्छे तरीके से देख रही है और इसे देखना चाहता था। न जाने क्यों दिल में ख्वाहिश उभरी कि वो इसे देखे, इससे मिले, पता करने की कोशिश करेगी आखिर इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। वो बाहिम्मत लड़की बनकर कैसे बात करती है। अंदर ही अंदर ये ख्वाहिश जन्म ले रही थी कि अब वो भी इसके कदमों में बैठकर इसकी साथ की भीख मांगे और इसे वो तंजिया नजरों से देखे, लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं था। इसने घर वालों को बता रखा था कि वो आ रहा है, लेकिन बताने के बावजूद भी वो इसे रिसीव करने के लिए नहीं आई, और ये इसके लिए पहला झटका था। इसने काफी देर खुद पर जब्त करने के बाद बिलाखिर पूछ ही लिया। निशवा को भी आना चाहिए था, वो नहीं आई। वो यूं जाहिर कर रहा था जिससे इसे कोई खास फर्क ना पड़ा हो। और रोहाना बेगम सर झुकाकर मुस्कुरा दी। इनकी मुस्कुराहट में भी सरशारी थी।
निशा की बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसलिए वो आ नहीं पाई। सुबह से मुलाकात कर लेना और वो अपनी माँ को देखता रह गया था। क्या हो गया था इन सबको? क्या शौहर से भी बढ़कर कुछ जरूरी हो सकता है? लेकिन अब यहाँ कुछ भी कहकर वो अपनी कदर कम नहीं करना चाहता था, इसलिए सर झटक कर बैठ गया। वो शाम तक इसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो घर वापस नहीं आई। अपने कमरे में गया था, लेकिन वहां जाकर इसे अंदाजा हुआ कि कमरा तो काफी अरसे से किसी की जेरे इस्तेमाल ही नहीं। घर का नक्शा बदल चुका था, सब कुछ निशा की पसंद से और इसकी मर्जी से डेकोरेट किया गया था। वो तो कहीं भी नहीं था। जहांगीर अफांदी को फॉलिश के अटैक ने घेर लिया। वो बोलने चलने से कासर थे, बस चारपाई पर पड़े अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहे थे और इनके लिए केयर टेकर का इंतजाम किया गया था। मुलाजमा को बुलाकर पूछ लिया, मैडम आप इस कमरे में नहीं रहती? और मुलाजमा ने नफी में सर हिला दिया। मैडम का रूम ये नहीं है और मैडम के रूम में किसी को जाने की परमिशन भी नहीं है, वो कहकर वापस आ गई थी। और वो देर तक पुरसोच नजरों से खुले दरवाजे को देखता रह गया। वो सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन फिर भी इसे अंदर ही अंदर गम था कि वो आज तक इसके निकाह में है। इसको अपने सामने देखकर एक बार फिर हार जाएगी। इस रोज इसके साथ मुलाकात नहीं हुई। सुबह आंख खुली और वो फौरन नाश्ते की टेबल पर आ गया। हालांकि आज तक वो कभी भी इतना जल्दी बेदार नहीं हुआ था, लेकिन शायद निशा से मिलने की बेताबी थी, इसलिए निशा ऑफिस चली जाएगी इससे पूछा और नायला बेगम ने नफी में सर हिला दिया। सब लोग इस पर कम तवज्जो दे रहे थे, जैसे कि वो आदी हो चुके थे इसके बगैर जीने के, जैसा कि अब इन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि वो यहाँ रहे या जहाँ रहे। और अभी वो इसी सोच में गुम था कि जब इसे सीढ़ियों से उतरती हुई वो दिखाई दी और वो साकित रह गया। बदला तो वो भी था, इन 5 सालों ने इसे अच्छा खासा बदल दिया था, लेकिन सामने आती हुई लड़की मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वापस जाने के लिए शायद बिल्कुल तैयार थी और सीढ़ियों से उतरती हुई इस लड़की को देखकर वो सांस लेना भूल गया था। लाइट ब्राउन कलर की शर्ट जिसने पूरे वजूद को कवर कर रखा था और इसके नीचे क्रीम कलर का ढीला ढाला ट्राउजर। कपड़े नफासत का इम्तिजाज थे। लेयर्स में कटिंग किए हुए बाल इसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे और रंग किसी कुंदन की तरह दमक रहा था। हाथ में बैग पकड़े वो इसको यूं नजरअंदाज करते हुए चेयर पर आ बैठी कि वो वहीं साकित रह गया। 5 साल पहले इसके सामने गिड़गिड़ाती हुई नशवा और आज इसके सामने इत्तेमाद से मुस्कुराती हुई नशवा में फर्क था। बाकी सबसे बात करते हुए इसने इस शख्स को मुकम्मल इग्नोर किए रखा और अपना नजरअंदाज होना भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। ट्रेस का एक गिलास लेकर वो खुदाफिज कहकर बाहर निकल गई और वो इस खुशबू में बिखरे हुए वजूद को धड़कते हुए दिल से देखता रह गया। पूरा 1 हफ्ता तो बस वक्त ढूंढता रहा कि वो कब इससे बात करे और वो यूं हो गई जैसे इन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक न हो। जब इज्जत नफ्स रोक दी जाती है, रिश्ते इस वक्त खत्म हो जाते हैं। इसने भी सोच लिया था कि सारे रिश्ते खत्म, जो इसका नहीं इसे दिल से लगा कर रखने का फायदा क्या। इस रोज वो बगैर दस्तक दिए इसके कमरे में दाखिल हुआ जब वो नाइट गाउन में स्किन केयर करने के बाद सोने की तैयारियों में थी। इसे देखकर हैरान हुई। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ निशा। पूरा 1 हफ्ता हो गया मुझे यहाँ आए हुए और तुम मेरी बात सुन नहीं रही। अगर तुम्हें इतनी अकड़ आ चुकी है, वो खुद भी काफी बदल चुका था। हल्की बड़ी हुई शेप, पहले से भारी जिसामत और लुक कंप्लीट चेंज। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मिस्टर समीर अफंदी, आप कमरे से बाहर जा सकते। इसने कहते हुए दोबारा अपने हाथों पर लोशन लगाकर इन्हें मसलना शुरू कर दिया। जब इसके करीब आया और इसे बाजू से थामते हुए इसका रुख अपनी जानिब मोड़ दिया। इतनी अकड़, मेरा हक बनता है क्योंकि मैंने अब खुद को पहचानना शुरू कर दिया और हर एरे गेरे की बात पर खुद को मारना भूल चुकी हूँ। वो बेबस हुआ था इसके लहजे पर। क्या हम नया आगाज कर सकते हैं? वो आज खुद इसका मतमनी था और इसने इसका रुख अपनी जानिब मोड़ दिया। खुद को देखो समीरा अफंदी, तुम मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। तुम वो जिसने हासिल शुदा को गंवा दिया और ऐसे लोगों को मैं अपने दर से भीख भी नहीं दिया करती। जल्द से जल्द अपने नाम को भी तुम्हारे नाम से अलग करवा कर तुम्हें मुकम्मल आजादी फराहम कर दूंगी। और वो वहीं साकित खड़ा रह गया। इसका अंदाज बदला हुआ नहीं था, वही अंदाज था जो इसके साथ रखा था, वही लहजा जिस लहजे में वो इसके साथ बात किया करता था। कितना दर्दनाक होता है वो लम्हा जब हमारे अपने लहजे हमारे मुंह पर मार दिए जाते हैं और हम शिकस्त को हाथ में लेकर धुंधली नजरों से गुमनाम रास्तों की तलाश में खड़े रह जाते हैं सारी जिंदगी, क्योंकि हमने पहले ही